जी नमस्कार, मैं राजेश भारत TVIDP में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम रूबरू हैं इस बात के लिए कि कोरोना महामारी से उपजे बहुआयामी संकट से निपटने के लिए आम लोगों की क्या भूमिका। आम लोगों की भूमिका इसलिए कि अकेले सरकारों के भरोसे ये चीज़ें हल नहीं हो सकती हैं। और कोरोना से उपजा संकट तो बहुआयामी है। इसने अपना प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी छोड़ा है, राजनीतिक सिस्टम पर भी छोड़ा है, आर्थिक सिस्टम पर भी छोड़ा है। हर जगह इसने अपना प्रभाव छोड़ा है। और इस तरह का प्रभाव छोड़े और उसके हल के लिए जो फोर्सेस मैदान में हैं, उन पर निगरानी करना भी आम जनता का ही दायित्व है। उसके अंदर अगर कोई संभावना बने भूमिका की, तो उस भूमिका को ठीक तरीके से निभाने की भी आवश्यकता है। कोरोना संकट पैदा हो पाया, वो चीज़ें हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। उसका ब्रीफ इतना ही है कि सरकारों की लापरवाहियाँ रहीं, क्षेत्रीय टकराव रहे और क्षेत्रों के अंदर, देशों के अंदर दृष्टिहीन शासक रहे। ऐसे दृष्टिहीन शासक जो सिर्फ सत्ता को बचाए रखने में लगे थे या कहीं किसी की हाजिरी भरने में लगे थे। मसलन भारत का जब मसला हो तो यहाँ पे लापरवाही की बात आती है। तो बात यहाँ तक जाती है कि उस वक्त जब कोरोना की ये महामारी के समाचार आने लगे, ये जटिलताएं पैदा होने लगी, उस वक्त भारत की सरकार और इसके मुखिया बजाय इसके रोकथाम के लिए और इससे लड़ने के लिए सटीक पहल लेने के वो लगे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में। और मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा के वहाँ के MLA को खरीद कर सत्ता पे एक नई तरह का, राजनीति में एक नई तरह का कलंक रोकने में। और उन सब चीज़ों के चलते हम लेट हुए। उस वक्त अगर हो जाता हवाई अड्डों पर कंट्रोल, उस वक्त बंदरगाहों पर कंट्रोल, वहाँ बाहर से आने वाले लोगों का उसी वक्त क्वारंटाइन या उन पर रोक, तो ये संभव है कि शायद देश में इस लेवल की चिंता आज पैदा नहीं होती जिस तरह की आज है। कि कितने सारे लोग, लाखों लोग अपने घरों से दूर सड़कों पे पड़े हैं, जो अपने ठीक मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे। ये वो लोग हैं जो कमाने खाने के लिए अपने घरों को छोड़ के कहीं रोजी रोटी की तलाश में दूर निकले थे। और वो लोग जो कहीं नाती रिश्तेदारी में किसी काम से गए थे, वो लोग जो बच्चे पढ़ने के लिए दूर दराज कहीं गए थे। ये सारी तरह के लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस संकट के अंदर, जिनकी रोटी की गारंटी बहुत बड़े मजदूर तबके की तो है ही नहीं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी नहीं, ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं। कि उनमें से कुछ लोग अपने घरों तक, अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए, पैदल चलते हुए अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे चुके हैं, उनके प्राण तक जा चुके हैं। ये चीज़ें अब हमारे यहाँ के अखबारों में आम सुर्खियाँ मिल जाती है। शुरू में ये चीज़ें दबाई गई थी, इससे जो परेशानियाँ आई, इसके जो वास्तविक कारण थे उनको दबाने की कोशिशें हुई सांप्रदायिकता की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में। कि जब भी बातें उभारी गई कि इसका ये कारण, ये असली कारण, तो उस वक्त कहीं न कहीं उसके समांतर मीडिया ने भी एक छद्म दुश्मन, एक झूठा दुश्मन सामने खड़ा किया, तबलीगी। ये तबलीगी हैं जिनके कारण से ऐसा हुआ। मीडिया में उनकी संख्या दे दे के अलग से बातें हुई, कुल इतने मिले, इनमें से तबलीगी इतने, फला जगह तबलीगी पाए गए, फला ये। तो ये सारी जो चीज़ें आई वो कहीं न कहीं इस बीमारी में भी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिकता का पुट देने की कोशिश की गई। और ये उस स्थिति में हुआ जब पूरे मीडिया ने, आम लोगों ने भी आंखें बंद की कि जब ये तबलीगी वहाँ थे तो उनको आने की इजाज़त किसने दी। इन बातों पे कोई चर्चा नहीं हुई, वो भी इसी सरकार ने दी। जब संकट बढ़ रहा था और वहाँ सम्मेलन हो रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया था। जब हरिद्वार से आप पहुंचा रहे हैं बसें भर भर के गुजरात तीर्थयात्रियों को,
तो इनको क्यों नहीं पहुंचाया गया? वो भी कोरोना के दौरान ही हुआ सब। जब आप कोटा से अपने छात्रों को बसें भर भर के ले जा रहे हैं कोरोना के दौरान, तो इन लोगों को क्यों नहीं इजाज़त दी गई उस वक्त? इससे पहले की बात थी ये। और क्यों नहीं वो प्लानिंग की गई कि ये समस्याएं आएंगी और इसके हल के लिए कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता? लेकिन ऐसा कोई वक्त नहीं दिया गया। आकस्मिक रूप से लॉकडाउन हुआ, लेकिन जैसा भी हुआ ठीक है, हो गया। ये फैक्ट है कि लॉकडाउन कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ एक बचाव का उपकरण है, आपको तैयारी का वक्त दे रहा है। इस तरह की चर्चाएं हमने की भी थी, लेकिन उस वक्त में आपने तैयारियां प्रॉपर नहीं की और इसके समांतर एक अलग तरह की रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं जो हमें बहुत चिंतित करती हैं। और वो उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से उपजी भूखमरी और गरीबी की हालात, क्या हल हो इसका, कैसे मुकाबला करें? क्या समाज को संचालन करने के वर्तमान कॉरपोरेट इंटरेस्ट वाले मॉडल इन समस्याओं का जवाब दे पाएंगे? क्या अभी तक ऐसा दिया? हमें कहीं नज़र नहीं आता। उनके जो हल प्रस्तुत किए गए वो अभी तक राम भरोसे जैसी कहानियाँ हैं और उस बंदर की तरह की कहानियाँ हैं जो समस्या से लड़ने के लिए, शेर का सामना करने के लिए, उसके पीछे जो लोग थे वो नेता के रूप में शेर का सामना करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, एक डाल से दूसरी डाल पे आता है। जब लोग कहते हैं कि शेर को रोकने के लिए हमें खा ना जाए, क्या करेंगे? तो कहता है कि देख लो भाई, आपके सामने मेहनत तो खूब कर रहा हूँ, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये समस्या है कि टलने का नाम नहीं ले रही, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं। तो ये बहुत सारी मेहनतें तो इस तरह की बंदर की तरह से उछल कूद लगती हैं, क्योंकि जो हल आने चाहिए थे चिकित्सकों को निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के, एक बड़ी टीम चिकित्सा के क्षेत्र में एक्टिवेट करने के, उनको टेस्ट किट उपलब्ध करवाने के, हॉस्पिटल्स की ज़्यादा बढ़िया व्यवस्थाएं करने पे, ज़्यादा जगह जगह स्थायी चिकित्सालय स्थापित करने में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया है उस पे अंकुश लगाते हुए उन चिकित्सालयों को पाबंद करने में या उनका राष्ट्रीयकरण करने में कि यहाँ पे सबका मुफ्त इलाज होगा, बल्कि इससे उलट करने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुफ्त में होगा टेस्ट कोरोना का, और सरकार ने अपील की और उसके ऊपर बहुत ही निंदनीय फैसला आया कि 4,500 रुपया आपको कोरोना टेस्ट का देना पड़ेगा। और अब सरकार कहेगी हम कराएंगे, लेकिन वो जिस योजना में कराएंगे वो बीमा कंपनियों के माध्यम से वो बीमा कंपनियां लूटेंगी और इस कोरोना की महामारी में भी एक लूट का रास्ता खोलने की कोशिशें हुई। जबकि कई देशों में हमने देखा कि निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एकदम से। हमारे यहाँ भी ज़रूरत है, क्योंकि आपने इन पिछले 10-12 सालों में इस सरकार ने और उस सरकार ने मेडिकल क्षेत्र का निजीकरण करके एक पूरा मेडिकल माफिया, हॉस्पिटलों का माफिया इस देश में खड़ा कर दिया है, जिसको कोई सरोकार नहीं है। गरीब का इलाज हो या ना हो, उसको सिर्फ एक ही है कि मरे हुए को भी किस तरह से वेंटिलेटर पे रखा जाए और उसका बिल बढ़ाया जाए, उसको आकाशोषण किया जाए, उसको लूटा जाए। ये लूट के सिलसिले लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस कोरोना की आड़ में भी ये पैसा दे के टेस्ट कराने का जो प्रबंध इन्होंने किया, तो ये भी इसी तरह की लूट का खेल है। तो ये सारी स्थितियाँ, और इन सारी स्थितियों के बीच में 2 रिपोर्ट्स आई हैं जो बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं। उनके ऊपर शंका जाहिर करना अभी बड़ी बेईमानी सी बात है,
क्योंकि वो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हैं। उसमें से एक रिपोर्ट है गरीबी के बारे में और एक रिपोर्ट है भूखमरी के बारे में। गरीबी और भूखमरी पहले से ही इस दुनिया के लिए जानलेवा साबित हो रही है और इस कोरोना महामारी के संकट ने इस चीज़ में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है और आगे भी करने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुई है, उनके रिसर्च के बाद जारी हुई है, उनके एक सर्वे के बाद जारी हुई है, सर्वे का उन्होंने जो विश्लेषण किया उसके बाद जारी हुई। उसके अंदर पाया गया भारत के बारे में कि ये कोरोना महामारी अगर पूरी स्थिति में पहुंचती हैं तो भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख लोग और गरीबी रेखा में शामिल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। 10 करोड़ 40 लाख और शामिल हो जाएंगे, मतलब पहले से ही जो 81 करोड़ 20 लाख लोग के करीब गरीबी रेखा में के नीचे हैं यानी गरीब हैं, उसके अंदर ये और शामिल हो जाएंगे। यानी 10 करोड़ 40 लाख ये और 81 करोड़ 20 लाख पहले के मिला के दोनों 91 करोड़ 60 लाख लोग, 135 करोड़ की आबादी, कुल आबादी में से 91.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हो जाने वाले हैं। 81 करोड़ पहले से हैं, 10.5 करोड़ के आसपास ये अब नए हो जाने को हैं। इंदिरा के वक्त से, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तभी से ये नारे लगते थे गरीबी हटाओ। उन्होंने अपना कार्यक्रम घोषित किया, इस नारे पे सरकारें भी बनी और इसी नारे पे अब भी सरकारें चल रही हैं, अभी की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबी दिन ब दिन ज़्यादा गहराती गई और ये गरीबी अगर इसी तरह से गहराती रही तो ये वो सारे दावे, जहाँ एक गरिमामय ज़िंदगी का दावा है, जहाँ एक बराबरी का समाज रचने का दावा है, जहाँ समाज के विकास का दावा है, वो सारे के सारे खोखले साबित हो जाते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। कि जिस देश की 135 करोड़ आबादी में से 81 करोड़ आज गरीब मौजूद हों और 10 करोड़ 10.5 करोड़ नए जुड़ने वाले हों, उस देश ने अपने निर्माण के बाद यानी 1947 के बाद क्या और किस तरह का विकास किया है, ये हमारी आंखों के सामने है। और इसकी जब बातें करें तो हमारे यहाँ गोदी मीडिया समेत एक ऐसा तबका मौजूद हो गया है जो बहुत बड़ी संख्या में है। वो सीधे सवाल करता है, पहले की सरकार ने क्या किया? ये पहले के कारण है, ये नेहरू के कारण है। तो ये चीज़ें बड़ी बेईमानी, अपने दायित्व से ध्यान हटाने के लिए प्रायोजित तरह से इस तरह से बातें आगे बढ़ाई जाती हैं और इन सब बातों को गौण करने के लिए, परिदृश्य से गायब करने के लिए कार्ड खेला जाता है सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का। इन सब से मुक्त रहने की ज़रूरत है और ये जो समस्या हमें दरपेश है कि 10.5 करोड़ के करीब 10 करोड़ 40 लाख लोग जो नए गरीब हो जाने वाले हैं भारत में, उनका कैसे भरण पोषण होगा, उनको कैसे गरिमा की ज़िंदगी मिलेगी। ये कोई प्रोग्राम, ये कोई योजना अभी तक सरकार ने घोषित नहीं की है। ये ठीक उसी तरह की समस्या हमारे सामने आएगी जिस तरह की समस्या कोरोना से आई। कोरोना का संकट जब पैदा हुआ उस समय ये संकेत आने शुरू हो गए थे, बार बार विपक्ष के लीडर चेता रहे थे सरकार को कि आप अभी जाग जाओ, एक्शन में आ जाओ। सरकार ने गौर नहीं किया और ये समस्या इतनी बड़ी जटिल हो गई कि सारे देश को ठप कर देना पड़ा, सारे देश को जेल में तब्दील कर देना पड़ा। जेल की तरह से सबको अंदर बंद किया हुआ है और ऐसा जेल जहाँ पे रोटी की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील होती है तो जनता प्रबंध करे, उनका भूखे को रोटी दे। जनता भूखे को रोटी देगी, सरकार क्या करेगी?
सरकार के दायित्व पर कोई चर्चा नहीं है। ये है हमारे प्रधानमंत्री का लेवल, ये है हमारी सरकार का लेवल। आज हमारी सरकार में एक भी ऐसा लीडर नहीं रहा जो इसके ऊपर सवाल उठा सके। वन मैन शो होके रह गई है, कारपोरेट की कठपुतली होके रह गई है सरकार। ऐसी स्थिति में हम सरकारों से कैसे न्याय की और इस समस्या से मुकाबिल होने की उम्मीद कर सकते हैं? जब तक जनता खुद आगे नहीं बढ़ेगी, इस तरह का एक जन दबाव क्रिएट नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हैं। और भारत के बारे में जो नॉर्म्स बनाए हैं संयुक्त राष्ट्र ने, वो भी कोई बहुत बड़े आकाश के नहीं है, ज़मीन के बिल्कुल सटे हुए हैं कि 243 रुपये से कम जो कमाता है वो गरीब है। 243 रुपये रोज़ से जो कम कमाता है, 243 रुपये में ज़रूरतें पूरी नहीं होती आम आदमी की। जो बुनियादी ज़रूरत चाहिए, जिसमें एक पौष्टिक खाना, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, बच्चे की पढ़ाई, बीमारी में दवाई, इन सारी बुनियादी चीज़ों को हम जोड़ लें तो भी ये 243 रुपये एक व्यक्ति के लिए कम पड़ते हैं। तो इस स्थिति में, और गरीब देश के लिए जो नॉर्म्स बनाया वो सिर्फ 145 रुपये का, और मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास तो लोगों की एवरेज अगर कैलकुलेट करो तो वो 145 रुपये भी इस वक्त कोरोना महामारी में होगी। इस पर भी सवालिया निशान आता है। तो इस स्थिति में जब गरीबी की बढ़ोतरी हमारे सामने शीशे की तस्वीर की तरह से, शीशे के प्रतिबिंब की तरह से सामने है, तो फिर दोस्तों आज ये ज़रूरत है कि हम इस पे सोचें, और इस पे सोचते हुए इसकी दूसरी रिपोर्ट भी साथ लें जो भूखमरी के बारे में है। और वो भी पहले की रिपोर्ट करीब 19 अप्रैल की है, इसी 19 अप्रैल, आज 24 अप्रैल है, 5-6 दिन पहले की। और भूखमरी की रिपोर्ट अभी ये परसों के आसपास की है। ये भी कह रही है कि दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग कोरोना महामारी के दौरान भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में 1 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार होंगे। इस तरह की एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन राशन रिलीफ एजेंसी के मुखिया डेविड बिजली ने 3 दिन पहले सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट की, और उन्होंने कहा है कि इस भूखमरी के इस आंकड़े के साथ अकाल की भी संभावना है, और अकाल की स्थिति, अकाल की संभावना बेहद खतरनाक है और वास्तविक है। ये जो शब्द इनके आए हैं, बेहद खतरनाक और वास्तविक, इसी का दामन पकड़ के बात यहाँ तक जाती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने ये दूसरा सबसे बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है कि जिस दुनिया में 13 करोड़ लोग पहले से ही भूखमरी का शिकार हों, वहाँ 1 करोड़ लोग नए इसमें जुड़ जाएं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में फिर एक चेतावनी आती है, और वो चेतावनी ये है कि यदि हम तुरंत ही ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँचे तो 3 महीने के दौरान 3 लाख लोग रोज़ाना मौत का शिकार हो सकते हैं, मौत के मुंह में जा सकते हैं। 3 महीने के दौरान रोज़ाना 3 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाना भूखमरी के कारण एक नई तरह की जटिलता
मानवीय समाज के सामने पेश कर रही है। ये जो चुनौतियां हैं गरीबी की और भूखमरी की, इसमें सिर्फ हम ये कहें कि डिस्टेंस रखो फिजिकल रूप से, समस्या हल हो जाएगी, तो ये समस्या हल हो जाने वाली नहीं है। और भारत जैसे देश में तो उन बेघरों के सामने, वो जो सड़क में पड़े उनके सामने, जो छोटे घर में रह रहे हैं उन लोगों के सामने 2 मीटर की डिस्टेंस रखना संभव ही नहीं है। जो लोग झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो 10 बाई 10 फीट की झोंपड़ी मुश्किल से है, 3 बाई 3 मीटर की मुश्किल से झोंपड़ियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं, उनके अंदर किस तरह से आप 2-2 मीटर की डिस्टेंस बना पाएंगे। छोटे घर जो 1 कमरे के घर हैं, या जो इस तरह की रिहाई से जो किराएदार रह रहे हैं 1 कमरे में, उसी 1 कमरे में 1 कोना उसका रसोई है, 1 कमरा उसका नहान घर है, 1 कमरा उसका बेडरूम है, 1 कमरा बच्चे का कोई स्टडी रूम। ये सारे के सारे रोल वो एक ही कमरा अदा करता है, उसके अंदर किस तरह से ये फिजिकल डिस्टेंस पैदा होगी। ये जो आपने नए विकास मॉडल के नाम पे बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं, पास पास जो घर लाके खड़े कर दिए हैं, एक ब्लॉक के अंदर आमने सामने 20-20, 50-50 घर बना दिए, और बीच के अंदर उनके गेट से गेट की दूरी, गेट आमने सामने, और उनकी दूरी मुश्किल से 10 फीट की होगी। बहुत सारी जगह नए सारे सरकारी क्वार्टर्स देखेंगे आप तो इसी तरह के पाएंगे। नई कॉलोनियों में देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में जो पॉलिसियाँ आप लेके आए, उसके अंदर जो ये ऊपर नीचे के फ्लैट सिस्टम बने, उनके अंदर देखेंगे तो किस तरह से डिस्टेंस रखेंगे आप। 1 कमरे का सिंगल रूम सेट या डबल रूम सेट और 2 सेट के बीच की दूरी, नीचे से ऊपर की दूरी, झुग्गी झोंपड़ियों की दूरी, सड़क पे रहने वाले लोगों के बीच की दूरी, ये सारी की सारी दूरियां आपके उस कंसेप्ट को, उस बचाव को, फिजिकल डिस्टेंस, कोरोना से बचाव, उसको रिजेक्ट कर देती है। हमें तरीका कोई और तलाशना पड़ेगा। वो तरीका यदि हमने नहीं तलाशा तो इस सूरत में कि जब हम इसकी दवा ईजाद ना कर पाएँ, इसका इलाज ईजाद ना कर पाएँ, तो उस सूरत के अंदर बचाव हो नहीं पाएगा और बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। ये भूखमरी और गरीबी की चेतावनियाँ हमारे सामने बड़ा संकट लेके इसी तरह से खड़ी हो जाने वाली हैं, जिस तरह से कोरोना की ये महामारी फैलने के दौर में आई है कि कुछ वक्त पहले ये चेतावनियाँ आई थी कि कोरोना का संकट बहुत बड़ी, कोरोना की बीमारी जो फैल रही है बहुत बड़ा संकट लेके हमारे सामने आने वाली है। और हमारी सरकारें नहीं चाहती थी, बहुत सारे देशों की सरकारें नहीं चाहती थी, लापरवाही रही थी या इस बातों को दबाने में रही थी। हमारे वाली सरकार भी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में और मध्य प्रदेश सरकार के सत्ताहरण में, विधायकों के खरीदने बेचने में, ब्लैक मनी से वो सारी लगी थी, और उसके कारण से ये बीमारी इस मुकाम पे आ पहुंची है, ये समस्या इस मुकाम पे आ पहुंची है। ठीक इसी तरह से इन चुनौतियों को, इन चेतावनियों को हमने नज़रअंदाज किया तो फिर ये भूखमरी, ये गरीबी और ये भूखमरी हमारे सामने जानलेवा साबित होने वाली है। इसका हल हम अभी मौजूदा चल रहे सामाजिक विकास के मॉडल, जो प्रो कारपोरेट मॉडल है, जो पूंजीपति घरातों का हित साधने वाला मॉडल है, जो उनके इशारे पे चलने वाला मॉडल है, जो जनता के हित की ज़्यादा परवाह नहीं करता है, इस तरह के विकास मॉडल में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक मॉडल में इसके हल नहीं मिलेगा। ये हल राष्ट्र की सीमाओं में भी नहीं मिलेंगे, राष्ट्रवाद में भी नहीं मिलेंगे। कोरोना महामारी ने एक नए तरह की इशारे हमें किए हैं। अगर हम इन इशारों को पकड़ पाए तो शायद इनका एक ठीक प्रत्युत्तर दे पाएंगे। और वो इशारे हैं सबसे पहले राष्ट्र की सीमाओं को लांघने के, कि अब जो आपने ये राष्ट्रवाद के नाम पे, देशों की दुकानदारी के नाम पे जो बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा में बम गोले बारूद खरीदने में खर्च किया, छोटी ताकत बड़ी ताकत बनने में खर्च किया, और वो बड़ी ताकत बन के भी आप जीरो पे आ गए। जिस तरह से एक उदाहरण कि हम अपने पड़ोसी देशों से भी अगर तुलना करते हुए उस पर खर्चा किया हमने, और
परमाणु हथियार तक हमने बना लिए तो हम बहुत शक्ति संपन्न होने का दावा करते रह गए, और पड़ोसी ने भी जब परमाणु बम बना लिया तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि परमाणु बम आज इस तरह का अस्त्र हो गया, इस तरह का उपकरण हो गया है कि जब आप दुश्मन पर भी चलाओगे तो दुश्मन भी मरेगा और आप भी मरोगे, वो भी मरेगा और हम भी मरेंगे। हम चलाएंगे तो ये स्थिति होगी, वो चलाएगा तो उसके चलाने से हम भी मरेंगे और वो भी मरेगा। तो इतने बड़े खर्च करने के बावजूद भी हम सब बराबर हो लिए। अब वो छोटे बड़े का भाव छोड़ के हमें वो राह पकड़नी चाहिए जो यूरोपियन यूनियन ने पकड़ी। बहुत सारे देश मिलके एक हुए, अपनी समस्याओं से रूबरू हुए, नए तरह का विकास शुरू किया, एक दूसरे के यहाँ बॉर्डर खोले, अंतर्राष्ट्रवाद को छोड़ा। वो चीज़ें आज हमारे यहाँ भी ज़रूरत है। और इस गरीबी का हल, इस भूखमरी का हल दुनिया के स्तर पर अगर कार्यक्रम नहीं बने, दुनिया अगर अंतर्राष्ट्रवाद में पड़ी रही, यही प्रकृति को अधिकतम दोहन का तरीका हम अपनाए रहे अपने विकास मॉडल में कि इस प्रकृति को जितना मर्जी लूट लो, इसको लूट के धन इकट्ठा कर लो, तो फिर हल नहीं निकलेगा। आज ये हल निकालने के लिए दोस्तों एक नए तरह के अल्टरनेटिव मॉडल की ज़रूरत है, और वो मॉडल ना किसी अकेले देश के पक्ष में हो सकता, वो मॉडल ना किसी एक अकेले कॉर्पोरेट सेक्टर की भलाई वाला हो सकता, किसी एक की भलाई के लिए नहीं बल्कि समग्र मानवता के लिए ही कोई मॉडल होगा। पूरे मानव को और प्रकृति को केंद्र में रख के अगर कोई कार्यक्रम बनेगा, इसके विकास का कोई मॉडल बनेगा और उसके अंदर डेमोक्रेसी का पुट होगा, लोकतांत्रिक प्रतिमान उसमें अंदर शामिल होंगे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उसमें अपनाए जाएंगे, हथियारों की अंधी दौड़ खत्म की जाएंगी, बजट का बड़ा हिस्सा मानवता के कल्याण में लगाया जाएगा, सामूहिक रिसर्च को आगे बढ़ाया जाएगा, सांप्रदायिकता के छद्म नारे बंद किए जाएंगे, तो फिर हम शायद एक ठीक रास्ते पे चल पाएंगे। अन्यथा ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी है कि इस मौके का हम दामन थाम के एक नई तरह की दुनिया के निर्माण का, एक नए विश्व के सृजन का, जहाँ शांति हो, जहाँ विकास हो, जहाँ रोटी की गारंटी हो, जहाँ गरिमा की जिंदगी हो, उसका एक रास्ता हम खोल सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्वच्छ चिंतन हम लोग आगे बढ़ाएं, जनता के स्तर पे शासन के सामने ये दबाव बनाएं, तब जाके ये बातें आगे बढ़ेंगी। अन्यथा परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर यदि हो गई तो फिर मौत के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए वक्त है जागें और एक नए अल्टरनेटिव मॉडल के बारे में सोचना शुरू करें, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। और इस बात को समाप्त कर आज यहीं पे विराम देते हुए आपसे फिर एक निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा, हिंदी में है तो सदस्य बने ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर TVIDP के साथ जुड़ें। बेल आइकन सामने दिखाई दे, उसको भी दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने का काम अगर करेंगे तो निश्चित ही हम आपस में जुड़ेंगे और इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपसे एक बार पुनः इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने का निवेदन, लाइक करने का निवेदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता।